सिलेबस जो आरटीयू कोटा के अकॉर्डिंग है वो आप शो हो रहा है, जिसमें वाटर यूनिट जिसको हम कंप्लीट कर चुके हैं, आज जिसकी रिवीजन क्लास हम ले रहे हैं, प्रॉब्लम क्लास भी आप इसे कह सकते हैं। लास्ट लेक्चर तक का मैंने आपको रिवाइज करने के लिए कहा था, जिसमें हमने पढ़ा था कि वाटर में कौन कौन सी इम्प्योरिटीज होती है, बेसिकली इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज, और जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में आपको पढ़ना था। हार्डनेस, हार्डनेस में आपको डेफिनेशन क्या होती है हार्डनेस की, कौन कौन से सॉल्ट हार्डनेस के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, उसमें टेम्पररी हार्डनेस क्या होती है और परमानेंट हार्डनेस क्या होती है, ये आपको पढ़ना था बेसिकली। ठीक है, इसके आगे आपको पढ़ना था ईडीटीए मेथड। उसके बाद डिग्री ऑफ हार्डनेस, और डिग्री ऑफ हार्डनेस के थ्रू आपको कैलकुलेट करना सीखना था कि कैसे हम CaCO3 इक्विवेलेंट को कैलकुलेट करते हैं। हाउ कैन वी कैलकुलेट CaCO3 इक्विवेलेंट बाय यूजिंग मल्टीप्लिकेशन फैक्टर एंड केमिकल इक्विवेलेंस, जो आपको मैंने तरीका बताया था। उसके बाद आता है यूनिट ऑफ हार्डनेस, जिसको मैंने एक सिंपल लाइन में आपको याद करने के लिए कहा था कि यू विल रिमेंबर द रिलेशनशिप बिटवीन द हार्डनेस। कौन कौन से यूनिट थे जिनका रिलेशनशिप हमें याद रखना था? दैट वाज ppm, मिलीग्राम पर लीटर, डिग्री क्लार्क, डिग्री फ्रेंच, और मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। उनका एक सिंगल लाइन में एक रिलेशनशिप था जो मैंने आपको याद करने के लिए कहा था। उसके बाद में हमने पढ़ा था बॉयलर ट्रबल्स, जो आप अभी जिस आपने बताया उसमें प्रॉब्लम है आपको, उसको देखेंगे। स्केल एंड स्लज फॉर्मेशन, जिसमें मैंने बताया था इंटरनल ट्रीटमेंट जिसमें कंसिडर होता है, लेकिन हमने उसे पढ़ा नहीं। जो मैंने इसमें लाइट किया है वो आरटीयू ने सिलेबस से रिमूव कर रखा है इस साल के लिए। उसके बाद में हमने पढ़ा था प्राइमिंग एंड फॉर्मिंग, बॉयलर कोरोजन एंड कॉस्टिक एम्ब्रिटलमेंट, जो सबसे लास्ट क्लास थी उसमें हमने पढ़ा था वाटर सॉफ्टनिंग में लाइम सोडा प्रोसेस, जियोलाइट प्रोसेस एंड डीमिनरलाइजेशन प्रोसेस को हमने पढ़ा था। लाइम सोडा प्रोसेस में हमने कैलकुलेट करना भी सीखा था कि हाउ कैन वी कैलकुलेट लाइम एंड सोडा बाय यूजिंग कंपाउंड। जो भी उन्होंने कंपाउंड्स दिए थे उसको यूज करते हुए हार्डनेस के लिए रेस्पॉन्सिबल सॉल्ट कौन से हैं, वो कितना लाइम कंज्यूम करते हैं, कितना सोडा कंज्यूम करते हैं, उसकी कैलकुलेशन करना हमने सीखा था। और हॉट लाइम सोडा और कोल्ड लाइम सोडा प्रोसेस को यहाँ डिफरेंशिएट भी किया था और डिस्कस भी किया था। ओके, जियोलाइट प्रोसेस भी हमने डिस्कस किया था। जियोलाइट क्या होता है, प्रिंसिपल उसका क्या है, किस तरह से सोडियम आयन को एक्सचेंज करते हैं जियोलाइट, और कैसे हम डायग्राम का यूज करते हुए हमने परम्यूटेड प्रोसेस को पढ़ा था। ठीक है, और लास्ट में हमने इसमें एक न्यूमेरिकल पोर्शन को डिस्कस किया था कि हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे जियोलाइट प्रोसेस के लिए रिक्वायर्ड NaCl। ओके, लास्ट जो मेथड था एक्सटर्नल ट्रीटमेंट का वो था डीमिनरलाइजेशन प्रोसेस। एंड डीमिनरलाइजेशन प्रोसेस को हमने आयन एक्सचेंज मेथड भी कहा था, और एक और वर्ड दिया था डीआयोनाइजेशन प्रोसेस, क्या कंप्लीटली जहां पर आयोनाइजेशन डीआयोनाइजेशन हो जाता है। क्लियर, कोई भी आयन जिस वाटर में नहीं रहता, कंप्लीट सॉफ्टनिंग ऑफ द वाटर। इसके अलावा हमने सारे जो न्यूमेरिकल पोर्शन है, हार्डनेस निकालना, हार्डनेस कैलकुलेट करना, ईडीटीए मेथड से कैसे कैलकुलेट करते हैं लाइम सोडा, और जियोलाइट प्रोसेस के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को इस चैप्टर में डिस्कस किया है। आज हम अपनी प्रॉब्लम क्लास को, डिस्कशन क्लास को ओपन करते हैं आप लोगों के लिए, जिसमें इन टॉपिक्स में आपको पॉइंट वाइज जो जो प्रॉब्लम है एक एक करके रखें, और कहाँ आपको दिक्कत आई, जो जो पॉइंट्स मैंने बोले उनके अंदर। यस, नाउ सेशन इज ओपन फॉर ऑल ऑफ यू। आप लोग एक एक करके मुझे अपनी प्रॉब्लम्स बताएं, उसके बाद हम इसे पूरे चैप्टर को शॉर्ट फॉर्म में रिवाइज करेंगे। गेटिंग दिस लाइन? पूरे चैप्टर को हम शॉर्ट फॉर्म में रिवाइज करेंगे। ओके, इसके बाद आपका जो टेस्ट है वो आपकी परफॉर्मेंस पर डिपेंड करता है कि आप लोग कब रेडी हैं। ऐसा नहीं है कि टेस्ट मैं कल ले लूं और उसमें से आप लोग आपका परफॉर्मेंस ठीक नहीं आए तो फिर टेस्ट लेने का कोई फायदा नहीं है। इसलिए जब आप लोग बेसिक सारा चैप्टर पढ़ लेंगे बेसिकली, तभी मैं आपका इसका ऑनलाइन टेस्ट लूंगा जो कि ऑब्जेक्टिव होगा, और उसका रिजल्ट भी आपको उसी मिनट में मिल जाएगा। ओके, नाउ सेशन इज ओपन फॉर प्रॉब्लम्स। यस, बताइए। कॉमन इम्प्योरिटी में किसी को दिक्कत? इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक माइक्रो ऑर्गेनिक जिसको आपको रीड आउट करना है, कोई दिक्कत किसी को? नहीं है।
सेकंड बात करते हैं हार्डनेस, जिसमें टेम्परेरी हार्डनेस, परमानेंट हार्डनेस क्या होती है, कौन से सॉल्ट टेम्परेरी के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, कौन से सॉल्ट परमानेंट हार्डनेस के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, इसमें कोई एक्सक्यूज मी दिक्कत सर। किसी को? हाँ जी बोलिए। सर रितेश फौजदार सर। हाँ रितेश। सर एक्चुअली में सर एक मतलब टॉपिक से बात नहीं है सर, कोई प्रिया निवेदिया को सर बार बार रिमूव कर रहा है, उसका मैसेज आ रहा है मेरे पास सर। आप सर कुछ देख लीजिए सर। एक सेकंड। ask her to send again participant request. ओके सर। Yes. यस, आगे डिस्कस करते हैं। कोई दिक्कत हार्डनेस, हार्डनेस में आप में से किसी को? यस स्टूडेंट, टेम्परेरी हार्डनेस के लिए सॉल्ट, परमानेंट हार्डनेस के लिए सॉल्ट, आप लोग डिफरेंशिएट कर सकते हैं कौन से सॉल्ट रेस्पॉन्सिबल है हार्डनेस के लिए, कौन से सॉल्ट रेस्पॉन्सिबल नहीं है हार्डनेस के लिए? एनी प्रॉब्लम हियर इन दिस टॉपिक? नो सर। ओके, आई एम अगेन आस्किंग एनी प्रॉब्लम इन हार्डनेस? कोई प्रॉब्लम हो तो पूछें। नो सर। ओके, नेक्स्ट ईडीटीएम मेथड। ईडीटीएम मेथड की प्रिंसिपल, ईडीटीएम मेथड के जो रेस्पॉन्सिबल सॉल्ट्स हैं कैसे बनते हैं, कैसे हम सॉल्यूशन बनाते हैं, जिस मैंने आपको बताया था कि स्टैंडर्ड हार्ड वाटर कैसे बनाते हैं, रोल क्या है स्टैंडर्ड हार्ड वाटर का, और उसके अलावा हमने बात की थी यहाँ पर ईडीटीए को हम कैसे बनाते हैं, ईबीटी कैसे बनाते हैं, और फिर प्रैक्टिकली और थ्योरेटिकली इसको हमने पढ़ा था, जिसमें कैसे ईडीटीए मेथड का यूज़ करते हुए हम हार्डनेस को डिटरमाइन करते हैं। इसका कैलकुलेशन वाला पार्ट, इसका थ्योरेटिकल पार्ट, कहीं भी कोई दिक्कत किसी भी तरह का डिस्कशन आप चाहते हैं तो सेशन इज ओपन, कोई बात हो तो बताएं इस टॉपिक से रिलेटेड, ओनली फॉर ईडीटीए मेथड। Yes, any problem in EDTA method? Yes, student, any problem in EDTA method? Answer in yes or no. Any problem? Any of the paragraph you want to discuss with me? Yes or no? Please reply. कोई दिक्कत है EDTA मेथड में? कैसे ब्लू कलर आता है, कैसे वाइन रेड कलर आता है, कैसे वाइन रेड से वापस ब्लू कलर आता है, क्यों आता है, कैसे हम ईडीटीए का स्टैंडर्डाइजेशन क्यों करते हैं, ईडीटीए का स्टैंडर्डाइजेशन करने के बाद में हम किस तरह से हार्डनेस को डिटरमाइन करते हैं, कैलकुलेशन वाला पार्ट इसका पूरा। कोई दिक्कत हो तो पूछें। यस, रिप्लाई करें। कोई सर दिक्कत? थोड़ा सा थ्योरेटिकल वाला रिपीट करवा दो। ओके, वी विल रिपीट द ईडीटीएम मेथड आफ्टर। ईडीटीए का थ्योरेटिकल। Okay, okay, okay. We will repeat EDTA method theoretically. Yes. Next, degree of hardness. Degree of hardness जिसमें हमने कैलकुलेशन करना सीखा था. How can we calculate CaCO3 equivalent by using formula? कैसे हम निकालते हैं हार्डनेस को, CaCO3 इक्विवेलेंट को, और क्यों हम CaCO3 की फॉर्म में ही क्यों निकालते हैं, ये हमने इस टॉपिक में डिस्कस किया था। जहाँ पर मैंने आपको कहा था कि आप लोग प्रैक्टिस करें निकालने की, सॉल्ट्स दिए थे उसके केमिकल इक्विवेलेंट निकालना, केमिकल इक्विवेलेंट से मल्टीप्लिकेशन फैक्टर से केमिकल CaCO3 इक्विवेलेंट को कैलकुलेट करना, इस टॉपिक में हमने डिस्कस किया था। एनी प्रॉब्लम इन दिस टॉपिक? कोई न्यूमेरिकल जो आपको दिक्कत कर रहा हो, प्रॉब्लम कर रहा हो, यू वांट टू आस्क मी, यू वांट टू डिस्कस विथ मी इन दिस टॉपिक? यस और नो? नहीं है सर। ओके गुड, रिवाइज कर लेना। देखो ये बेसिक है, इस चैप्टर के न्यूमेरिकल का सबसे बेसिक इसी में ही है, और किसी को पर्सनली कोई दिक्कत आ रही है, वो ओपनली नहीं पूछना चाह रहा, तो वो कभी भी मुझसे पूछ सकता है।
बेसिक प्रॉब्लम मैं डिस्कस करूंगा, पूरा का पूरा चैप्टर, पूरी एक एक लाइन डिस्कस करना आसान नहीं है। आप खुद पढ़ें, कोई दिक्कत है मैं आपके 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 लिए हमेशा अवेलेबल हूँ, किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कोई दिक्कत है तो उसके लिए। ओके। नेक्स्ट आता है बॉयलर ट्रबल। आप में से किसी ने बोला था सर बॉयलर ट्रबल या बॉयलर करोजन समझ में नहीं आया या उसने पढ़ा नहीं। आप लोग बताएं, एनी प्रॉब्लम इन बॉयलर ट्रबल, जिसमें आता है स्केल स्लज फॉर्मेशन, कैसे स्केल बनते हैं, कौन कौन से सॉल्ट स्केल के लिए रेस्पॉन्सिबल है, स्लज फॉर्मेशन कैसे होता है, कौन कौन से सॉल्ट स्लज के लिए रेस्पॉन्सिबल है, कैसे हम इनका प्रिवेंशन कर सकते हैं, ये हमने पढ़े थे बॉयलर ट्रबल में। उसके बाद हमने पढ़ा था प्राइमिंग फॉर्मिंग एंड कैरी ओवर। कोई दिक्कत? इसके शॉर्ट नोट में याद करने के लिए मैंने कहा था आपको, प्राइमिंग फॉर्मिंग कैरी ओवर को, स्लज स्केल फॉर्मेशन को, अधिकतर शॉर्ट नोट में आते हैं ये क्वेश्चंस। इसके बाद हमने पढ़ा था, जो सबसे लास्ट क्लास थी उसमें पढ़ा था हमने बॉयलर कोरोजन एंड कॉस्टिक इम्ब्रिटलमेंट। कॉस्टिक इम्ब्रिटलमेंट आरटीयू लगभग लगभग पूछता रहता है। आप लास्ट ईयर्स के क्वेश्चन पेपर वगैरह देखेंगे तो यू विल फाइंड द क्वेश्चन ऑफ कॉस्टिक इम्ब्रिटलमेंट देयर। कोई दिक्कत यहाँ तक? बॉयलर ट्रबल से लेकर कॉस्टिक इम्ब्रिटलमेंट तक सेशन इज ओपन फॉर क्वेश्चन। बच्चों कोई दिक्कत हो, डिस्कस करना चाहते हो आप किसी भी टॉपिक के बारे में इनमें से, तो पूछें आप बेझिझक, आंसर करें यस और नो। सर। यस, नाम बताएं अपना। सर। सर रितेश फौजदार सर। हाँ रितेश। सर ये प्रीमियम और फॉर्मिंग वाला बता देना सर, उस दिन मैं शायद थोड़ा था नहीं सर क्लास में, तो आई थिंक मेरा मिस हो गया था सर ये। बेटा मिस होना अलग बात होती है, डिस्कशन चल रहा है अभी। जिसका मिस हुआ उसको उसका उसका उसको हम बाद में लेंगे। अभी मुझे जिसने पढ़ लिया उसको कहाँ प्रॉब्लम आ रही है वो चीज़ हम डिस्कस कर रहे हैं अभी। जैसे अभी किसी ने ओके। बॉयलर प्रॉब्लम में बॉयलर करोजन मिस कर दिया, तो जिसने मिस किया है उसको हम थोड़ा सेशन, इस सेशन को हम थोड़ा कंप्लीट कर लें, उसके बाद हम उसको कंसिडर करेंगे, है ना। मिस होने वालों को मैं बता देना चाहता हूँ कि मेरे जितने भी लेक्चर हैं वो सारे के सारे लेक्चर रिकॉर्डेड हैं, और सारी रिकॉर्डिंग अवेलेबल है अपने कॉलेज की यूट्यूब साइट पे, जिसमें बॉयलर कोरोजन, कॉस्टिक एम्ब्रिटलमेंट, गैस स्लज फॉर्मेशन जो भी क्लास में डिस्कस हुआ है वो सारा रिकॉर्डेड है और यूट्यूब पर अवेलेबल है। यस रितेश, गेटिंग माय वॉइस? यस सर। तो उसमें आप पढ़ें, हो सकता है उसमें समझ में नहीं आए, क्योंकि क्लास में जो चलता है वो बेसिक स्टूडेंट, बेसिकली सबसे जो सबसे हमारा कम पढ़ने वाला स्टूडेंट है उसके हिसाब से लेवल बना के चलना पड़ता है। क्लियर? तो आप अपने लेवल के हिसाब से और ज़्यादा अगर उसको डिस्कस करना चाहते हैं तो रेफरेंस बुक्स का यूज़ कर सकते हैं। ये मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको कि मेरी क्लास बेसिक लेवल पे चलती है, और अगर आपको उससे इम्प्रूवमेंट चाहिए तो यू कैन यूज़ एनी रेफरेंस बुक, और उसमें कहीं भी आपको कोई दिक्कत हो यू कैन डिस्कस विथ मी। ओके स्टूडेंट्स? यस। यस। नेक्स्ट टॉपिक आता है वाटर सॉफ्टनिंग, जिसमें हमने लाइम सोडा प्रोसेस पढ़ा था, जियोलाइट उसके न्यूमेरिकल किए थे, जियोलाइट प्रोसेस पढ़ा उसके न्यूमेरिकल किए थे, और डीमिनरलाइजेशन प्रोसेस पढ़ा था। बताइए इन तीनों टॉपिक में किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकता है। कोई प्रॉब्लम किसी को पढ़ने में समझने में कोई दिक्कत आई हो इन तीनों प्रोसेस में तो वो पूछ सकता है। यस स्टूडेंट, एनी प्रॉब्लम इन दिस पैराग्राफ, इन दिस यूनिट? और लास्ट आते हैं सभी तरह के न्यूमेरिकल। आपको किसी तरह के न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में दिक्कत आई हो जो मैंने आपको दिए हैं सॉल्व करने के लिए घर पर, कहीं पर भी कोई दिक्कत हो आप पूछ सकते हैं बेझिझक, हम डिस्कस करेंगे उसको। बताइए इस पूरे यूनिट में आपको कहीं दिक्कत हो तो आप पूछें। बच्चों आप बोलोगे नहीं तो मुझे पता नहीं चलेगा, और मुझे पता नहीं चलेगा तो ये ऑफलाइन क्लास तो है नहीं कि मैं आपको बोर्ड पे बुला लूँ एक एक से पूछ लूँ। ऑनलाइन क्लास है, मुझे भी पता है ऑनलाइन क्लास में बहुत दिक्कतें आती हैं समझने में, पढ़ने में, इसलिए मैं नोट्स भी यूज़ नहीं कर रहा हूँ, बुक्स बुक्स की पीडीएफ फाइल यूज़ कर रहा हूँ सीधा, कि आपको डायरेक्ट जो पढ़ने को मिलता है उसी से ही आप कैसे पढ़ेंगे उस तरीके से हम डिस्कस कर रहे हैं। आप बताएं तो हम नेक्स्ट टाइम से स्लाइड का यूज़ करें पढ़ाने के लिए, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के थ्रू पढ़ाऊँ मैं आपको? बताइए आपको कौन सा ज़्यादा यूज़फुल लगता है आपको? सब टीचर हर टीचर अलग अलग तरह से पढ़ा रहा होगा। कोई टीचर बोर्ड से पढ़ा रहा है, कोई टीचर बुक का यूज़ कर रहा है, कोई टीचर सेल्फ नोट्स का यूज़ कर रहा है, कोई टीचर हो सकता है पीपीटी से आपको पढ़ा रहा है। तो आपको जो सबसे अच्छा तरीका जिससे आपको ज़्यादा समझ में आ रहा है आप वो मुझे बताएं, मैं आपके लिए वो तरीका यूज़ करने के लिए तैयार हूँ, या जो मैं तरीका यूज़ कर रहा हूँ आप उसके साथ एग्री हैं।
आंसर करें। यस, रविंदर, पवन, तनु, बोले बच्चों कोई चेंज चाहते हैं, बताइए आप। यस, रितेश, नहीं सर। कोई नहीं सर, ये सही है। सही है तरीका यही बुक वाला? जी सर। यस सर। ओके, और कोई आंसर करे? और किसको? सही है। क्योंकि पीपीटी वगैरह में क्या है कि वो ना तो आपको बुक्स में मिलेगी, ना आप पेन लेके उतारोगे उसको और फिर उसकी फोटो खींचोगे, ना वो इकट्ठी रहेगी। एक टाइम ऐसा आएगा कि सारी पीपीटी इधर से उधर हो जाएगी। लेकिन जो बुक का जो बुक है वो हमेशा आपके पास रहेगी, और आप अपने नोट्स उस बुक को यूज करते हुए कि सर ने क्या क्या इंपॉर्टेंट तरीके से बताया था, क्या क्या बात उन्होंने डिस्कस की इस टॉपिक में, वो आप हाईलाइट कर सकते हो। बुक आपके पास है तो आप तुरंत हाईलाइट करके अपने नोट्स बना सकते हो, और जिसको नोट्स नहीं बनाना वो वहीं से डायरेक्ट उसको याद भी कर सकता है। और सेम प्रॉब्लम्स मैं सर एक डिस्कस कर रहा हूँ। हाँ बोलिए क्वेश्चन, सर चलो बहुत। एक यस, क्वेश्चन नाम बताएं है। अपना। सर जीतेश। जितेश, कौन से पार्ट से क्वेश्चन है आपका? टॉपिक के कौन से सर पार्ट से क्वेश्चन? एक मिनट सर। इसमें सर लाइम और सोडा की क्वांटिटी फाइंड करनी है, वो है। ओके ओके, तो आपका क्वेश्चन है लाइम सोडा प्रोसेस से, जिसमें आपको लाइम और सोडा रिक्वायरमेंट निकालनी है। ठीक है, तो आप अपना क्वेश्चन आप शेयर करते हुए डिस्कस करेंगे क्लास से, या फिर आप वॉइस के थ्रू करेंगे? वॉइस के थ्रू कर देता हूँ। ओके जितेश, करिए। जो आपका क्वेश्चन जो मैंने दिया था उसमें से है, या आप किसी और बुक से है? सर सेक्शन बी में से एक लड़के से ली थी, उसका है। मतलब एक छोटे से पार्ट में इसमें दिक्कत है, वैसे तो ज्यादा इसमें कोई एक खास चेंजेस है नहीं। हाँ, ओके, आप बोल रहे क्वेश्चन। यस रितेश, कैलकुलेट यस जितेश बोलिए। कैलकुलेट द क्वांटिटीज ऑफ लाइम एंड सोडा हम्म, रिक्वायर्ड फॉर सॉफ्टनिंग ऑफ थ्री। एक सॉफ्टनिंग मिनट। ऑफ, हाँ बोलिए। 3 lakh liters of water using 32.8 ppm of sodium aluminate as coagulant. यस, नोट करें। सोडियम एल्यूमिनेट कितना है? 32.8 ppm of sodium हाँ, aluminate थर्टी as एट coagulant. थर्टी एट 38.2 ppm तो कोएगुलेंट आ गया। टोटल वाटर सर लीटर कितना है? 32। 32.8. हाँ, 32.8 को नोट कर लें, उसके साथ वॉल्यूम नोट कर लें, आगे बात करें। The analytical result of raw water is Ca2 plus is equal to 240 ppm, Mg2 plus is equal to 96 ppm, and SCO3 minus 732 ppm, dissolved CO2 44 ppm, NaCl 60 ppm, and Fe2O3 is equal to 160 ppm. ओके, तो बेटा आप ही बताओ, आपको याद आ रहा होगा ये न्यूमेरिकल हम क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। यस, किसी को याद आ रहा है ये इसके बारे में क्लास में डिस्कशन हुआ था? प्रिया, याद आ रहा है? करवाया था ना सेम न्यूमेरिकल। तो अब आप बताओ उसमें दिक्कत कहाँ है बेटा आपको? सर इसमें जो सोडियम एल्यूमिनेट की जो वो 32.8 ppm दे रखी है, लेकिन हाँ जब इसमें कंस्टिट्यूएंट में जब लिख रहे हैं इनको, तो इसमें मतलब इसका फॉर्मूला कुछ पता नहीं लग पा रहा। मतलब इसका फॉर्मूला क्या NaAlO2 होता है? हाँ, सोडियम एल्यूमिनेट NaAlO2 ही होता है, और माइनस एल होता है इसका कैलकुलेशन। तो इसमें सर 32.8 ppm ना दे के 164 ppm दिया है। किसमें दिया है 164 ppm? सर PDF है। बेटा देखो, आप क्या कहना चाह रहे हो वो बात थोड़ी कम समझ में आ रही है। मैं आपको समझा देता हूँ इस क्वेश्चन के हिसाब से आपको कैसे सॉल्व करना है। पहले ये बताओ मुझे, आपने जो जो सॉल्ट इसमें दिए हैं उन सॉल्ट का एल और एस निकालना आता है ना आपको? यस सर। आपने एल और एस निकाल लिया, लिख लिया कि कैल्शियम परमानेंट दिया हुआ है तो वो कितना एल चाहिए होता है, कितना एस चाहिए। मैग्नीशियम परमानेंट दिया तो कितना चाहिए,
कोएगुलेंट कौन सा वाला दिया हुआ है, तो कोएगुलेंट के लिए कितना चाहिए। FeSO4 के लिए तो आपको पता है L+S होता है, Al2SO3 SO4 होल थ्राइस के लिए L+S होता है, और NaAlO2 दिया है तो -L होता है उसका। क्लियर। और यहाँ पर आप फिर उसके बाद में लाइम रिक्वायरमेंट निकाल लीजिए इसका पहले तो आप CaCO3 इक्विवेलेंट निकाल लो सभी का। CaCO3 इक्विवेलेंट निकल जाएगा, उसके बाद में लाइम रिक्वायरमेंट निकाल लो 74/100 करके, जिसको जो जो लाइम में कंसिडर होंगे उन सॉल्ट को अलग कर लो, जो सोडा में कंसिडर होंगे उन सॉल्ट को अलग कर लो। उनका CaCO3 इक्विवेलेंट जो निकलेगा वो L+S के हिसाब से कैलकुलेट कर लो, मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम एंड मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज प्योरिटी। जो भी प्योरिटी दी हुई है 100/प्योरिटी उसको कर लो, तो जो भी आंसर आएगा वही आंसर है। बताइए इसमें दिक्कत कहाँ है। ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं डिस्कस, मैं वही स्लाइड ढूंढ रहा था कि जिसमें ये क्वेश्चन हमने क्लास में डिस्कस किया था लाइम सर सोडा के इसमें जो सोडियम एल्यूमिनेट है वो 32.8 ppm दे रखा है, उसमें एज अ बेटा कोएगुलेंट दे रखा है। 32.4 ppm जो कोएगुलेंट दिया हुआ है उसको एज ए सिंपल कंपाउंड जो नीचे दिए हुए हैं ना, वैसे ही उसको काउंट करना है आपको -L करके, ठीक है ना। उसका पहले CaCO3 इक्विवेलेंट कैलकुलेट करना है आपको। उसका CaCO3 इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, पहले उसका मल्टीप्लिकेशन फैक्टर निकाल के इस मल्टीप्लिकेशन फैक्टर को मल्टीप्लाई करना है आपको किसके साथ में, जो अमाउंट दिया हुआ है उसके साथ में, तब उसका CaCO3 इक्विवेलेंट निकलेगा। तो NaAlO2 का मल्टीप्लिकेशन फैक्टर कैसे निकालेंगे। NaAlO2 आपका इसका होता है 82, ठीक है। तो 82 का मतलब आपका 100/2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इसका 64 हाफ। कितना कितना होगा बताइए इसका किसका सर? मल्टीप्लिकेशन फैक्टर कितना होगा NaAlO2 का, अभी बताता हूँ। है ना। तो उसका मल्टीप्लिकेशन फैक्टर निकालो आप, उस मल्टीप्लिकेशन फैक्टर से CaCO3 इक्विवेलेंट निकालो, अमाउंट दी हुई है उसके हिसाब से, ठीक है। जब वो निकल जाएगा तो इन सबके CaCO3 इक्विवेलेंट को आप इसके L और S में कैलकुलेट करें। आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, इसकी कॉपी खींचें और मुझे सेंड कर दें। उसमें अगर आपने कुछ गलती की होगी आई विल रेक्टिफाई। ठीक। हाँ, आगे बात करें। यस यस बच्चों, आगे कोई दिक्कत। यस, और कोई दिक्कत सर किसी को। जियोलाइट प्रोसेस का एक बार डायग्राम समझा देना। जियोलाइट प्रोसेस का डायग्राम, ओके। 3 प्रॉब्लम आई है निकल के। एक आई है EDTA की थ्योरी बतानी है, यही बोला ना EDTA की थ्योरी या यस कैलकुलेशन, सर। क्या बोला था आप में से किसी एक ने पूछा था, मैं भूल गया क्या था वो। EDTA का से क्या पूछा था आपने। यस, जिसने पूछा वापस बताएं, EDTA से क्या बताना था बच्चों। सर थ्योरी पूछनी है। थ्योरी, EDTA की थ्योरी, ओके। और उसके बाद में सेकंड आया था सर बॉयलर कोरोजन के बारे में थोड़ा सा बताओ। और थर्ड आया था, थर्ड क्वेश्चन क्या था, लाइम सोडा प्रोसेस। लाइम सोडा प्रोसेस के न्यूमेरिकल के बारे में पूछा था थर्ड नंबर पे। और कोई दिक्कत इसके अलावा चैप्टर से। सर जियोलाइट प्रोसेस का सर वो डायग्राम। डायग्राम डायग्राम, ओके ओके। तो हम आधे घंटे में पूरे चैप्टर को रिवाइज करने वाले हैं। जो भी मैंने आपको अभी तक पढ़ाया है वो सारा हम एक बार फास्ट रिवीजन चलेगा। रेडी। ओके सर।